एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम आखिरी लेक्चर टमाटो का, नॉट आखिरी लेक्चर बट टमाटर के केस में ये आखिरी लेक्चर होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। चलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने टमाटर के बारे में जाना था कि टमाटर में इरिगेशन किस तरीके से होता है, टमाटर में वीड मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। बहुत सारे अलग अलग कारण हमने टमाटर में पढ़े थे, अलग अलग वी कैन से दैट प्रोडक्शनल टेक्नोलॉजी का हिस्सा हमने टमाटर के केस में पढ़ा था। ठीक है, ओके। चलो आज की क्लास में हम जानेंगे कि टमाटो में वैरायटीज कौन कौन सी होती है। आज की क्लास में हम सारी वैरायटीज के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि टमाटर में कौन कौन सी वैरायटीज पाई जाती है। और वैरायटीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, तुम लोगों को जस्ट नाम वैरायटी के पता होना चाहिए कि टमाटर में कौन सी वैरायटी है। हालांकि आपको कैरेक्टरिस्टिक याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि किस वैरायटी की क्या खासियत है, वो चीज तुमको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। पर तुम लोगों को नाम तो एटलीस्ट पता होने चाहिए कि अगर तुम टमाटर पढ़ रहे हो तो टमाटर की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। देखो यहां तक हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तक कल कर लिया था, ठीक है। चलो अब देखो, अगर बच्चे हम वैरायटीज पे आते हैं तो ये आपकी वैरायटीज आ जाती हैं IIHR बेंगलोर की। IIHR बेंगलोर की ये वैरायटीज आ जाएंगी। रुक जाओ एक मिनट ना, नोट खुला नहीं है इसमें। IIHR बेंगलोर की वैरायटीज देखो, अब आपको दो सिनेरियोस पता होने चाहिए। IIHR बेंगलोर से जो वैरायटी रिलीज होती है उनके नाम के आगे क्या लगता है, और IARI दिल्ली की जो वैरायटी है उनके नाम के आगे क्या लगता है। बीइंग एन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, अब तुम चलो ग्रेजुएट तो क्या ही हुए हो, अभी 3rd सेमेस्टर में हो, बट स्टिल आपको ये चीज पता होनी चाहिए बच्चे, ठीक है। स्टिल आपको ये पता होनी चाहिए, जो भी वैरायटी आपकी IIHR बेंगलोर से रिलीज होती है, जो भी वैरायटी IIHR बेंगलोर बनाता है, उनके नाम के आगे लगता है अर्का। उनके नाम के आगे क्या लगता है बच्चे, अर्का। और जो भी वैरायटी IARI दिल्ली से बनती हैं, IRI दिल्ली ने, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो भी वैरायटी बनाई होगी उसके आगे लगता है पूसा, उसके आगे लगता है पूसा। और IIHR बेंगलोर अपनी वैरायटीज के आगे अर्का लगाता है। IIHR बेंगलोर अपनी वैरायटी के आगे अर्का लगाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम IIHR बेंगलोर की वैरायटीज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे मैक्सिमम वैरायटी के आगे अर्का लगा हुआ है, अर्का लगा हुआ है, अर्का लगा हुआ है, अर्का लगा हुआ है। तो अर्का का मतलब होता है, अगर तुमको कोई भी वैरायटी दिखती है जिसके नाम के आगे अर्का लगा हुआ है, उसका मतलब है वो वैरायटी IIHR बेंगलोर से बनी हुई है। अर्का सौरभ आ जाएगा, अर्का विकास है, अर्का आलोक, अर्का विकास, ठीक है, अर्का सौरभ। ये दो बार यहाँ पे सिलेक्शन अलग अलग है, उतना डिटेल में नहीं जाना, तुमको बस ये याद रखना है, अर्का सौरभ, अर्का विकास, अर्का आशीष, आहुति, आभा और मेघाली। कौन कौन सी वैरायटी है बच्चे, अर्का सौरभ, सौरभ हो गया, अपने यार दोस्तों का नाम याद कर लेना, अर्का सौरभ हो गया, विकास हो गया, आहुति हो गई, आशीष हो गया, आभा हो गई, मेघाली हो गई। ये सारी की सारी वैरायटीज बच्चे टमाटर की हैं। और कहाँ से रिलीज हुई हैं, IIHR बेंगलोर से रिलीज हुई हैं, IIHR बेंगलोर से रिलीज हुई हैं। अगर हम अर्का सौरभ की बात करें तो अर्का सौरभ सेमी डिटर्मिनेट वैरायटी में आ जाता है। ना वो कंप्लीटली डिटर्मिनेट है, ना वो कंप्लीटली डिटर्मिनेट है। इन दोनों के बिटवीन, इन दोनों की बीच की सिचुएशन आपकी अर्का सौरभ के केस में देखने को मिलती है। फ्रूट्स आर फर्म, राउंड एंड निप्पल टिप्ड। निप्पल टिप का क्या मतलब होता है, इस तरीके से टमाटर होता है, कभी तुमने देखा होगा टमाटर के यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके का निप्पल सा बना होता है, ऐसा प्रोट्रूड बाहर को, जो उसकी फ्लैश है वो बाहर को निकली हुई होगी, तो वो कहा जा रहा है अर्का सौरभ के केस में। आपको ये कैरेक्टरिस्टिक याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पेपर में कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछी जाती हैं, आपके पेपर में बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछी जाती हैं। तो पहला कोर्स है तुम लोगों को, तुमको एटलीस्ट वैरायटीज के नाम पता होने चाहिए कि IIHR बेंगलोर ने कौन कौन सी टमाटर की वैरायटी रिलीज की थी, जिसमें हमने अर्का सौरभ पढ़ा, विकास पढ़ा, आहुति पढ़ा, मेघाली पढ़ा, आभा पढ़ा। ये तुमको नाम पता होने चाहिए, ये आपको नाम पता होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक को आप स्किप कर सकते हो कि कौन सी वैरायटी की क्या खासियत है, वो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। चलो
आगे आते हैं IARI न्यू दिल्ली की। न्यू दिल्ली की कौन कौन सी वैरायटी है? न्यू दिल्ली की वैरायटी के आगे क्या लगता है बच्चे? पूसा लगता है, पूसा लगता है आगे। जरूरी नहीं है कि सभी वैरायटी के आगे लगे, बट जिस भी वैरायटी के आगे पूसा लगा है, जिस भी वैरायटी के आगे पूसा लगा हो, उसका मतलब ये होगा कि वो वैरायटी IARI दिल्ली से रिलीज हुई है, वो वैरायटी IARI दिल्ली से रिलीज हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूसा अर्ली ड्वार्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ टमाटर। टमाटर की बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है पूसा अर्ली ड्वार्फ, पूसा अर्ली ड्वार्फ। ओके, पूसा उपहार, पूसा रूबी भी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, पूसा सदाबहार, पूसा शीतल, पूसा रोहिणी। ये वैरायटीज तो आपको बच्चे याद होनी ही होनी चाहिए, ये वैरायटी आपको पता होनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा आपका सॉक्स वैरायटी आ जाएगी या रोमा आ जाएगी, सॉक्स से याद रखना, ठीक है इसको, कि सॉक्स किसकी वैरायटी है? सॉक्स इज द वैरायटी ऑफ टमेटो, रोमा इज द वैरायटी ऑफ टमेटो, पूसा गौरव इज द वैरायटी ऑफ टमेटो। तो तुम ये देखो, अब मैंने तुम लोगों को बोला कि फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारा हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट बहुत ही बेसिक सा था कि यार लेआउट क्या होता है, हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब होता है, नर्सरी का क्या मतलब होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का क्या मतलब होता है। अब धीरे धीरे जैसे तुम लोगों को और कोर्सेज आएंगे बच्चे, अब धीरे धीरे जैसे आप लोगों को और कोर्सेज आएंगे, वहां पे तुम लोगों का अब वैरायटीज पे फोकस बढ़ जाएगा। वैरायटीज रटनी पड़ेंगी तुमको, वैरायटीज याद करनी पड़ेंगी आपको हर क्रॉप की। आप इसी में अगर देखते हो, जब मैंने तुम लोगों को सिलेबस बताया था तो कितनी सारी क्रॉप थी, टमाटर था, ब्रिंजल था, चिली था, ओकरा था, कोल क्रॉप्स था, कद्दू, घिया, तोरी, सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। तो अब इन सारी चीजों की, इन सारी वेजिटेबल्स की वैरायटी पढ़ते पढ़ते देखो कितना वो लग जाएगा। तो अभी से अच्छे से पढ़ो, क्योंकि दिसंबर तक, शायद मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर जैन तक तुम्हारे पेपर होंगे। तो तब तक मैं आपको जितना मैंने बोला है कि जितना सिलेबस मैंने करवाना है उतना सिलेबस मैं तुम लोगों को करवा दूंगी, ठीक है। चलो, तो पूसा अर्ली ड्वार्फ, पूसा उपहार, रूबी, रोहिणी, सदाबहार, शीतल, ये तो तुमको आनी ही आनी चाहिए। सॉक्स और रोमा का भी पता होना चाहिए। तो ये सारी वैरायटी आपकी IARI न्यू दिल्ली ने रिलीज की हुई है। ये सारी की सारी वैरायटी बच्चे IARI न्यू दिल्ली से रिलीज हुई है वैरायटीज। उसके बाद हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ने कौन कौन सी वैरायटी रिलीज की है? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। अब इसके इन वैरायटी के नाम के आगे लगता है बच्चे हिसार, इन वैरायटी के नाम के आगे लगता है हिसार। तो इन तीनों को यहाँ पे याद कर लेना, इन तीनों को यहाँ पे याद कर लेना, बाकियों को रहने देना। हिसार लालिमा और हिसार अनमोल, मेनली ये दो, हिसार लालिमा और हिसार अनमोल। इसके अलावा हिसार ललित भी है, बट ये दो वैरायटी आपको यहाँ पे याद होनी ही होनी चाहिए कि हिसार ललित किसकी वैरायटी है, हिसार अनमोल किस क्रॉप की वैरायटी है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो सारी वैरायटी टमाटर की है। चलो, हमने वैरायटी की बात तो कर ली, अब आ जाते हैं हार्वेस्टिंग पे। अब आ जाते हैं बच्चे हार्वेस्टिंग पे। अब मेरे टमाटर हो गए हैं निकालने के लिए, अब टमाटर निकालने के लिए हो गए। अब टमाटर कितने दिन बाद, मान लो मैंने आज टमाटर लगाया हुआ है, आज उसकी ट्रांसप्लांटिंग की है, आज मैंने टमाटर का पौधा लगाया है, कितने दिन बाद वो फ्रूट मैं निकालूंगी, कितने दिन बाद मैं टमाटर को पौधे से निकालूंगी? टमाटर को पौधे से निकालने के प्रोसेस को कहा जाता है हार्वेस्टिंग या तुड़ान या तुड़ाई। कि जब मैं अपनी क्रॉप को, टमाटर को मैं पौधे से निकालूंगी, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा बच्चे हार्वेस्टिंग। तो क्रॉप स्टार्ट यील्डिंग बाय, क्रॉप स्टार्ट यील्डिंग बाय का मतलब है क्रॉप यील्ड देना हमें, क्रॉप हमें राइप टमाटो देना कब शुरू करेगी? प्लांटिंग के 70 दिन बाद। प्लांटिंग के 70 दिन बाद मतलब 2-2.5 महीने बाद। आज अगर मैंने ट्रांसप्लांटिंग की है, अब ये नहीं तुम्हें होना चाहिए कि ट्रांसप्लांटिंग का क्या मतलब होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने तुमको डिटेल में बता दी है, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको बोला हार्वेस्टिंग में हम क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग में क्या होगा कि जब मैंने प्लांटिंग करी है टमाटर की प्लांटिंग जब मैंने करी है, टमाटर की प्लांटिंग के 70 दिन बाद हमें इस तरीके से टमाटर देखने को मिल जाएंगे, यील्ड देखने को मिल जाएगी। और फ्रूट को हार्वेस्ट कैसे करना है, फ्रूट को तोड़ना कैसे? अब तुमने निकाला होगा टमाटर, तो तुमने पौधे से निकाला होगा, आपको क्या करना है? आपको पकड़ना है टमाटर का पौधा और उस फ्रूट को स्लाइटली ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करके निकालना है उसको, ठीक है, स्लाइटली ट्विस्ट करके निकालना है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड विद हेड। हाथों से फ्रूट को निकाला जाता है। किस तरीके से निकाला जाता है? उस फ्रूट को जेंटल ट्विस्ट करके, सो दैट स्टॉक इज रिटेन टू द प्लांट। मतलब ऐसा ना हो कि मैंने टमाटर को इतने जोर से पुल किया, पता चला ये सारी ब्रांच ही मेरे हाथ में आ गई है, वैसे नहीं करना है। इसको प्रॉपर पकड़ा, यहाँ पे पकड़ा गुच्छा, इसको एक टमाटर लिया और उसको घुमा दिया, घुमा के निकाल दिया, ट्विस्ट करके निकालना है। अगर हम ट्विस्ट करके निकालेंगे तो पौधे पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। ऐसे में अगर ऐसे करके निकालूंगी तो पौधा भी टूट सकता है, तो वो ना हो, वो स्टॉक ना टूटे।
स्टॉक पौधे के साथ ही रहे, तो हमें ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि हमें टमाटर को अच्छे से हार्वेस्ट करना है, टमाटर को हमने अच्छे से हार्वेस्ट करना है। ये चीज़ हमें मेक श्योर करनी पड़ेगी, ये चीज़ हमें मेक श्योर करनी पड़ेगी। चलो अब आ जाते हैं हार्वेस्टिंग स्टेज पे टमाटर की। अब टमाटर की क्या हार्वेस्टिंग स्टेज है? पहले होगा हमारा टमाटर हरा टमाटर है, ग्रीन टमाटर है। धीरे धीरे उसकी टर्निंग या ब्रेकिंग स्टेज का मतलब एक ही होता है। टर्निंग और ब्रेकिंग स्टेज का मतलब एक ही होता है। हरे पौधे, हरे फ्रूट से धीरे धीरे वो थोड़ा पिंक कलर में डेवलप हो जाएगा। देखो हरे से एकदम आपका टर्निंग स्टेज, एकदम से हरे से थोड़ा सा पिंक कलर उसमें आ गया, थोड़ा सा लालिमा उसमें आ गई है, तो उसको कहा जाता है ब्रेकर या टर्निंग स्टेज। इसको कहा जाता है ब्रेकर या टर्निंग स्टेज। देखो हरे से थोड़ी लालिमा आ गई, इसको एक ही चीज बोली जाती है। उसके बाद वो होगा पिंकिश सा होगा, उसके बाद वो कंप्लीटली रेड होता है, उसके बाद टमाटर का फ्रूट कंप्लीटली रेड होता है। तो ये सारी आपकी हार्वेस्टिंग स्टेजेस आ जाएंगी, ये सारी की सारी बच्चे आपकी हार्वेस्टिंग स्टेजेस आ जाएंगी। किसकी हार्वेस्टिंग स्टेजेस आ जाएंगी? टमाटर की हार्वेस्टिंग स्टेजेस आ जाएंगी। अगर मुझे टमाटर मेरे पौधे में टमाटर लगे तो पहले वो हरे होंगे, फिर वो थोड़े से पिंक होना शुरू हो जाएंगे, थोड़े से पिंक होना शुरू हुए, थोड़े से पिंक होने के बाद वो थोड़े ज्यादा पिंक हो जाएंगे, पूरा पिंक हो जाएगा, और उसके बाद वो लाल हो जाएंगे, उसके बाद वो लाल हो जाएंगे। टर्निंग और ब्रेकर स्टेज में पिंकिशनेस आती है, लालिमा आती है, बस 10% से कम पिंकनेस आती है। ये चीज पूछी जाती है कि टमाटर की जब हार्वेस्टिंग की जाती है तो ब्रेकर स्टेज और टर्नर स्टेज, ब्रेकर और टर्निंग स्टेज में जो हरा टमाटर है उसमें थोड़े पिंक कलर आ जाता है। कितना % पिंक कलर आता है उसमें? 10% से कम पिंक कलर उसमें आता है। किसमें? ब्रेकर और टर्निंग स्टेज पे, ब्रेकर और टर्निंग स्टेज पे। तो ये हो जाएंगी बच्चे आपकी हार्वेस्टिंग स्टेजेस ऑफ टमेटो। टमाटर की तुड़ाई के चरण कौन कौन से होंगे? ये आपके टमाटर की तुड़ाई के चरण हो जाएंगे। आई होप इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब यील्ड कितनी पैदावार देगा टमाटर का? यूजुअली जो नॉर्मल वैरायटी होती है, यूजुअली जो स्टैंडर्ड वैरायटी होती है, स्टैंडर्ड वैरायटी का मतलब था जो नॉर्मली हम उगाते हैं, वो जो नॉर्मली कमर्शियली का मतलब था ज्यादातर जो उगाई जाती हैं वैरायटीज, वो 20 से लेके 25 टन प्रति हेक्टेयर देती है, वो 20 से लेके 25 टन प्रति हेक्टेयर देती है। वहीं हाइब्रिड वैरायटी 50 टन प्रति हेक्टेयर देती है। वहीं पे हाइब्रिड वैरायटी कितनी प्रोडक्शन देती है? हाइब्रिड वैरायटी 50 टन प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन देती है। ये तुमको पता होना चाहिए, ये तुमको याद होना चाहिए, क्योंकि सेमेस्टर में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, अब तुम्हें कोर्स ही जब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का है बच्चे, तो तुमसे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का तो पूछी ही जाएंगी चीजें, आपसे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की चीजें तो पूछी ही जाएंगी। तो यील्ड में हमने क्या बोला? वैरायटीज, स्टैंडर्ड वैरायटी के केस में 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर इसमें आपका यील्ड होनी चाहिए, और हाइब्रिड के केस में 50 टन प्रति हेक्टेयर आपके पास यील्ड होनी चाहिए। आई होप इतनी चीजें समझ में आ चुकी होंगी तुम लोगों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन टमाटर। टमाटर में कौन कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, अभी इसके बारे में जानते हैं थोड़ा अच्छे से कि कौन कौन से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब होता है ऐसी चीजें, ऐसे कुछ मतलब फ्रूट में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से आ रही है। या तो बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, या तो बहुत लो टेम्परेचर है, या तो पानी की कमी हो रही है, या तो पानी का एक्सेस हो रहा है, या प्रॉपरली पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है, प्रॉपरली फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो दिक्कतें एक फ्रूट में आती है उसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है, उनको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। ये बीमारी नहीं होती, ये पहली बात, बीमारी नहीं होती। बीमारी होती है, बीमारी को का कारण होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कोई भी बीमारी को कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया कॉज करता है, वायरस कॉज करता है, फंजाई कॉज करता है। अगर पौधे में या फ्रूट में कोई दिक्कत आ रही है, किस वजह से आ रही है? एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, तो उसको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो उसको कहा जाता है बच्चे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल
डिसऑर्डर के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज योर ब्लॉसम एंड रॉट, फूल सिरे का झड़ना। ब्लॉसम एंड रॉट का क्या मतलब होता है, ब्लॉसम एंड रॉट का क्या मतलब होता है और किस कारणवश ये होता है। देखो आप लोगों को बच्चे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मेरे पास हरा फ्रूट है, ये मेरे पास टमाटर का फ्रूट है। इस टमाटर के फ्रूट में देखो क्या हो रहा है बच्चे, कि जो ये हरा टमाटर है या लाल टमाटर भी होगा, उस सिनेरियो में भी ये चीज होगा, ये हरा टमाटर है, यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा ऐसा काला सा धब्बा है, काला सा धब्बा है और वो ऐसा अंदर को धसा हुआ है और वो अंदर को धस के ऐसा लग रहा है सड़ चुका है ये वाला पोर्शन। तो इसको कहा जाता है ब्लॉसम एंड रॉट। मतलब टमाटर का जो एंड है, टमाटर का जो एंड है उस पोर्शन पे रॉटिंग हो रही है। रॉटिंग का मतलब होता है सड़ना, फूल सिरे से सड़ना या फल सिरे से सड़ना। ये टमाटर है, यहाँ पे टमाटर जुड़ा होता है प्लांट से, ये वाला सिरा नहीं, ये वाला सिरा, एंड वाला सिरा, ब्लॉसम एंड जिसको कहा जाता है। ब्लॉसम एंड से टमाटर जो है उसमें रॉटिंग हो जाएगी। कैसे रॉटिंग होती है, यहाँ पे सबसे पहले वाटर सोक्ड लेजन बनता है। वाटर सोक्ड लेजन, वाटर सोक्ड लेजन मतलब जैसे पानी से भरा हुआ एक स्पॉट सा बनता है। जैसे ही वो वाटर सोक्ड लेजन फटता है तो उसके बाद वो पोर्शन धीरे धीरे थोड़ा भूरा होने लग जाता है, थोड़ा काला होने लग जाता है और ऐसा धसा हुआ अंदर को, जिसको हम संकन स्पॉट बोलते हैं, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चे ब्लॉसम एंड रॉट का। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्लॉसम एंड रॉट का कि वाटर सोक्ड डार्क लेदरी पैच डेवलप हो जाता है। वाटर सोक्ड लेजन या वाटर सोक्ड स्पॉट अपीयर होने लग जाता है, कहां पे, ब्लॉसम एंड पे, और धीरे धीरे वो स्पॉट जो है वो ब्राउन होता जाता है, धीरे धीरे वो ब्राउन से काला होता जाएगा। और जो ये स्पॉट होता है ये कैसा होता है, संकिन स्पॉट होता है बच्चे। जो ये स्पॉट होता है ये कैसा होता है, ये संकिन स्पॉट होता है। तो आप यहाँ पे देखो तीन चीजें तुम लोगों को पता होनी चाहिए, किसकी, तीन चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की। पहली चीज तो ये कि तुमको उसका सिम्टम पता होना चाहिए कि क्या सिम्टम है, किस तरीके से वो पौधे में रिफ्लेक्ट हो रहा है, किस तरीके से पौधे में दिक्कत आ रही है, तो इसका सिम्टम क्या होगा जो मैंने अभी बताया। और दूसरा चीज तुमको पता होना चाहिए उसका कारण क्या है, ऐसा पौधे में हो क्यों रहा है। और तीसरा चीज तुम लोगों को उसकी रेमेडी पता होना चाहिए कि अगर मान लो मैंने बोला हाई टेम्परेचर की वजह से किसी पौधे को कुछ हो रहा है तो उसकी रेमेडी क्या होगी, हाई टेम्परेचर मत दो। मैनेजमेंट क्या होगा उसका, हाई टेम्परेचर मत दो। तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में। तो हमने सबसे पहले ब्लॉसम एंड रॉट में सिम्टम्स के बारे में जाना। सिम्टम्स में बच्चे मैंने क्या बोला, सिम्टम में मैंने बोला पहला सिम्टम क्या होगा, वाटर सोक्ड स्पॉट बनेंगे, वाटर सोक्ड स्पॉट बनेंगे। और वो कैसे होंगे बच्चे, वो लेदरी होंगे, लेदर जैसे होंगे, ठीक है, लेदरी होंगे। और बाद में वो ब्राउन हो जाएंगे, ब्राउन से वो बाद में ब्लैक हो जाएगा। और जो स्पॉट होगा वो कैसा होगा बच्चे, जो स्पॉट होगा वो संकिन स्पॉट होगा, जो स्पॉट होगा वो कैसा होगा, धसा हुआ स्पॉट होगा, ठीक है। और होगा कहां पे, होगा ये ब्लॉसम एंड पे, ब्लॉसम के एंड पे होगा ये आपका ब्लॉसम एंड होता है, ठीक है, ये ब्लॉसम एंड है, तो यहां ब्लॉसम एंड में होगा ये। तो हमने सिम्टम में ये सारी चीजें पढ़ ली। अब ये होता किस वजह से, देखो जो ब्लॉसम एंड रॉट होता है बच्चे टोमेटो के केस में, वो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है, वो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और उसका कारण माना जाता है इर्रेगुलर वाटर सप्लाई। अगर मैंने पानी का सप्लाई अच्छे से नहीं दिया, इर्रेगुलर वाटर सप्लाई की, उस वजह से भी होता है। तो कारण में मैंने क्या बोला, कारण में मैंने बोला कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से ये चीज टमाटर में देखने को मिल रही है। तो मैंने आपको क्या बोला था, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब होता है कोई एक्सटर्नल फैक्टर अपार्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर में कुछ भी आ सकता है, उसमें न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से भी हो सकता है, उसमें टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, उसमें लाइट की वजह से भी हो सकती हैं चीजें। तो ब्लॉसम एंड रॉट टमाटर में कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और इर्रेगुलर मॉइस्चर सप्लाई, इररेगुलर मॉइस्चर सप्लाई की वजह से भी होती है। इररेगुलर मॉइस्चर सप्लाई का मतलब होता है कि मैंने प्रॉपर पानी नहीं दिया है अपने टमाटर को। हमने कल इरिगेशन की बात करी थी, वहां पे मैंने तुम लोगों को बताया था कि
वहां पे बच्चे मैंने आप लोगों को बताया था कि यार क्रिटिकल स्टेजेस पे पानी देना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब टमाटर में फूल आ रहे हैं, जब टमाटर में फ्रूट आ रहा है, तो उस टाइम पे टमाटर को पानी देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर हम नहीं देते तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये दिक्कत आ गई, देखो आ गई दिक्कत। पानी देना है क्रिटिकल स्टेजेस के टाइम पे अच्छे से, ठीक है। चलो तो देखो एक और चीज मैं तुम लोगों को बताऊं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो भी होते हैं वो एक कारण की वजह से कभी नहीं होता। अगर मैं बोलूं सिर्फ कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से ये हो रहा, नहीं, मिक्स कारण उसके होंगे। जब भी तुम कोई भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हो, जब भी आप किसी भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हो, तो आप हमेशा वहां पे मल्टीपल रीजंस देखते हो, वहां पे आप मल्टीपल कारण देखते हो कि यार इन कारणों की वजह से, कि इन कारणों की वजह से ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, या इन कारणों की वजह से ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है। आई होप इतनी चीजें बच्चे समझ में आ गई होंगी। अब देखो, पहली चीज हमने सिम्टम के बारे में जान लिया, हमने कॉज के बारे में भी जान लिया। अब आ जाते हैं रेमेडी पे। कि मैं अगर मेरे टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट हुआ है, अगर मुझे चाहिए कि यार ऐसे टमाटर चाहिए जिनमें ब्लॉसम एंड रॉट ना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे अपने टमाटर को कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। अब मैंने बोला कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी से अगर ब्लॉसम एंड रॉट हो रहा है, तो मैं टमाटर को कैल्शियम दूंगी ना, तो मैं टमाटर को कैल्शियम दूंगी, कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में कैल्शियम दूंगी। कितना? 0.5% कैल्शियम क्लोराइड का फोलियर स्प्रे करूंगी। फोलियर स्प्रे का मतलब होता है पत्तियों में स्प्रे करना, पत्तियों मतलब लीव्स, ठीक है, दूसरा पत्ती नहीं, पत्तियों में स्प्रे करना। ओके चलो, और दूसरा कारण देखो, जब भी हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या कोई भी बीमारी के बारे में पढ़ते हैं, अगर हमें बच्चे उसका कारण पता है ना, हमें उसकी रेमेडी भी पता चल जाएगी। मैंने बोला कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है, तो बोला ठीक है, अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता तो कैल्शियम क्लोराइड दे दो, बात खत्म। अगर इरेगुलर मॉइस्चर सप्लाई की वजह से हो रहा तो पानी भाई टाइमली दे दिया करो। तो बस वही है, टाइमली सप्लाई ऑफ वाटर या मॉइस्चर। हो गया? समझ आ गया बच्चे? समझ आ गया। फर्स्ट आपको ब्लॉसम एंड रॉट में हमने बोला कि जो ब्लॉसम का एंड है, जो आपका फ्रूट का सिरा है, जो फ्रूट का एंड है, वहां पे रॉटिंग होना शुरू हो जाएगी, वहां पे सड़ान होना शुरू हो जाएगा। क्यों होगा? कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से, इरेगुलर मॉइस्चर सप्लाई की वजह से। क्या रेमेडीज है उसकी? तो रेमेडीज भी हमने डिस्कस कर ली कि कैल्शियम क्लोराइड हमें देना पड़ेगा फोलियर स्प्रे के तौर पर, और दूसरा मैंने बोला टाइमली सप्लाई ऑफ मॉइस्चर मुझे टाइमली देना है, मुझे क्रिटिकल स्टेजेस पे पानी देना है टमाटर को। जब टमाटर में फूल आ रहे हैं, जब टमाटर में फ्रूट आ रहा है, तो उस टाइम पे मुझे टमाटर के पौधे को पानी देना है, उस टाइम पे मुझे अच्छे से टमाटर को पानी देना है। तो पहला फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया। अब आते हैं दूसरे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पे। चलो नोट कर लेना इसको, अगर तुम लोग नोट करते हो तो, ठीक है। चलो अब देखो, अब उसके बाद आ जाता है बच्चे फ्रूट क्रैकिंग का मतलब क्या हुआ? नाम से पता चल रहा है क्या? फ्रूट क्रैक कर जाएगा, फ्रूट फट जाएगा। तो फ्रूट क्रैकिंग में सिम्टम क्या होते हैं? जो टमाटर है वो इस तरीके से उसमें स्प्लिटिंग हो जाती है, स्प्लिटिंग इन टमाटो को कहा जाता है फ्रूट क्रैकिंग इन टमाटो। जब जो टमाटर का फ्रूट होता है वो फट जाता है, जब टमाटर का फ्रूट फट जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको कहा जाता है फ्रूट क्रैकिंग, ओके चलो अब देखो, ये क्रैकिंग कैसे हो सकती है बच्चे? ये क्रैकिंग आपकी इस तरीके से हो सकती है, रेडियली बोला जाता है इसको। बहुत सारे तरीके क्रैकिंग के होते हैं, वो उसमें हम नहीं घुसेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि जो टमाटर का फ्रूट होता है उसमें जो टमाटर का फ्रूट होता है उसमें क्रैकिंग हो जाती है, उसमें स्प्लिटिंग हो जाती है, उसमें इस तरीके से स्प्लिटिंग हो जाती है। देखो तुम लोगों को दिख रहा होगा, सिम्टम क्लियर हो गया कि वो फट जाएगा, फ्रूट फट जाएगा। अब क्या कारण है फ्रूट फटने के? क्या कारण है? किस कारणवश फ्रूट फट रहा है? किन कारणों की वजह से फ्रूट फट रहा है? कॉजेज क्या है इसके? तो अगर हम कॉजेज की बात करें बच्चे, तो सबसे पहला और बड़ा कारण आता है कैल्शियम और बोरोन डेफिशिएंसी की वजह से। दोनों मेजरली, अगर तुम लोगों को इन दोनों में से भी पूछे किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता, तो आप बोरोन का जिक्र करोगे, अदरवाइज दोनों की डेफिशिएंसी से जो आपका फ्रूट है वो फट सकता है। क्यों ऐसा होता है बच्चे? इन दोनों की वजह से, क्योंकि जो आपका बाहर वाला लेयर है या फ्रूट की जो वॉल है,
फ्रूट, कोई भी फ्रूट हो, वो ऐसा नहीं जरूरी कि टमाटर ही है, कोई भी फ्रूट की वॉल बनाने में कैल्शियम का और बोरोन का बहुत ज्यादा रोल है। फ्रूट वॉल बनाने में ये दो एलिमेंट्स का बहुत ज्यादा रोल है। अगर फ्रूट की वॉल पतली है तो मतलब अगर इन दोनों की डेफिशिएंसी है, मतलब इस फ्रूट की वॉल अच्छे से नहीं बन पाएगी। अगर इस फ्रूट की वॉल अच्छे से नहीं बन पा रही है मतलब वो जल्दी से फट जाएगी, वो जल्दी से फट जाएगी। तो अगर तुम लोगों को पूछा न्यूट्रिएंट वाइज कि किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से टमाटर में क्रैकिंग देखी जाती है, किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से टमाटर में क्रैकिंग देखी जाती है, तो आप बोलोगे कैल्शियम एंड बोरोन। क्यों? क्योंकि ये ऐसे एलिमेंट है जो सेल वॉल बनाने में मदद करते हैं या फ्रूट की वॉल बनाने में मदद करते हैं। अगर इन दोनों न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हमारे फ्रूट में हो जाती है तो वॉल अच्छे से नहीं बन पाएगी। अगर वॉल अच्छे से नहीं बन पाएगी तो वो जल्दी फट जाएगा, एक कारण। दूसरा, सडन राइज इन द मॉइस्चर लेवल। सडन राइज इन द मॉइस्चर लेवल का क्या मतलब है? सडन राइज इन द मॉइस्चर लेवल का मतलब है एकदम से पानी का बढ़ना। मान लो मैंने एक टमाटर का पौधा लगाया, इस पौधे को मैंने बहुत टाइम तक पानी नहीं दिया, इस पौधे को मैंने बहुत टाइम तक पानी ही नहीं दिया, और बाद में मैंने एकदम से इसको बहुत सारा पानी दे दिया, एकदम से प्लांट ने पानी लिया, और जब फ्रूट तक वो पानी पहुंचेगा तो वो एकदम से फ्रूट भी पानी को अब्सॉर्ब करेगा और वॉल फट जाएगी। वो जो फ्रूट है वो पानी के प्रेशर को बेयर नहीं कर पाएगा, पानी के प्रेशर को सहन नहीं कर पाएगा और वो फट जाएगा। तो इसीलिए हम जहां पे भी क्रैकिंग आती है, तुम आगे फ्रूट्स में भी पढ़ोगे क्रैकिंग, जब भी किसी भी फ्रूट में क्रैकिंग आती है तो मॉइस्चर लेवल के इम्बैलेंस की वजह से भी क्रैकिंग होती है। कि अगर एकदम से हमने पानी दे दिया फ्रूट को तब फ्रूट फट जाता है, क्योंकि पहले सूखा पड़ा हुआ था, पहले फ्रूट के पास पानी नहीं था, फिर तुमने एकदम से पानी दे दिया, प्लांट ने एकदम से पानी अब्सॉर्ब कर दिया। अब प्लांट ने अगर एकदम से पानी अब्सॉर्ब किया तो फ्रूट भी एकदम से पानी अब्सॉर्ब करेगा, तो जो फ्रूट की वॉल है वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती है और वो फट जाती है। तो दूसरा कारण क्या हो बच्चे? दूसरा कारण हुआ सडन राइज इन द मॉइस्चर लेवल। सडन राइज इन द मॉइस्चर लेवल, इस वजह से क्या होता है, इस वजह से भी आपका फ्रूट क्रैकिंग देखी जाती है, इस वजह से भी आपका फ्रूट क्रैकिंग देखी जाती है। ठीक है, चलो, या इसको मैं बोल सकती हूं ड्रॉट पीरियड के एकदम बाद, कि ड्रॉट पीरियड था, कि हमने ड्राई स्पेल, लॉन्ग ड्राई स्पेल था और उसके बाद हमने क्या किया, हैवी इरिगेशन की। ड्रॉट पीरियड फॉलोड बाय, या ड्राई स्पेल फॉलोड बाय हैवी इरिगेशन, कि लंबे समय तक टमाटर को हमने पानी नहीं दिया था, ड्रॉट कंडीशन उसके पास क्रिएट हो गई थी, सूखा क्रिएट हो गया था, एकदम से फिर मैंने हैवी इरिगेशन कर दिया, एकदम से मैंने बहुत सारा पानी दे दिया उसको, तो उसको कहा जाता है फ्रूट क्रैकिंग। तो उसको कहा जाता है बच्चे फ्रूट क्रैकिंग। तो हमने सिम्टम की बात कर ली, टमाटो का फ्रूट फट जाएगा। मैंने कारण की बात कर दी, किन किन कारणों की वजह से होती है। अब देखो, कारण पता है तो हमें रेमेडी भी पता होगी। कारण अगर हमें पता चल गए हैं तो हमें इसकी रेमेडी भी पता चल जाएगी। कारण है कैल्शियम और बोरोन की कमी, तो कैल्शियम और बोरोन को दे दो। कैल्शियम क्लोराइड दे दो, बोरोन के केस में बोरेक्स दे दो। हो गया, पहला हो गया। दूसरा, भाई इरिगेशन टाइमली दे दिया करो, ऐसा मत करो, टाइमली इरिगेशन एंड बैलेंस्ड इरिगेशन। खत्म, हो गया, क्या करना था। ठीक है, तो फ्रूट क्रैकिंग में याद रखना है बेटा, कॉज पता है ना तो कारण तुमको ऑटोमेटिकली पता होंगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेंगे। अगर बोरोन डेफिशिएंसी है, अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो हमें यार ऐसे देने पड़ेंगे, ऐसे केमिकल उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर पानी की वजह से हो रहा है तो भाई ऐसा नहीं करेंगे हम आगे से, सूखा कंडीशन हम क्रिएट नहीं करेंगे, एकदम से हैवी इरिगेशन नहीं करेंगे, वही उसके रेमेडीज आ जाएंगे बच्चे, वही उसकी रेमेडी में आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब आगे आ जाता है बच्चे हमारा थर्ड, क्या आता है, तीसरा जो हमारा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है वो आता है पफीनेस। अब तुम लोगों ने कभी कभी ऐसे फ्रूट देखे होंगे टमाटर के, जो बाहर से तो तुम्हें ठीक लगते हैं, जैसे तुम मार्केट गए, सब्जी खरीदने गए, टमाटर बाहर से तो अच्छे लगे, बट जब तुमने उसको काटा तो वो अंदर से खोखला था। जब तुमने उस टमाटर को काटा तो वो टमाटर अंदर से खोखले थे।
ठीक है, तो उस डिसऑर्डर को बोला जाता है पफिनेस। उस डिसऑर्डर को बोला जाता है पफिनेस कि जब तुम टमाटर को काटते हो अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर खोखलापन है, हॉलो टमाटर अंदर है, तो उस सिनेरियो को, उस कंडीशन को पफिनेस कहा जाता है। तो उस सिनेरियो को, उस कंडीशन को पफिनेस कहा जाता है। तो सिम्टम क्या होंगे इसके? सिम्टम इसके ये होंगे कि आउटर वॉल तो डेवलप कर जाती है, आउटर वॉल डेवलप्स कंप्लीटली, but fruit is hollow from inside। फ्रूट अंदर से कैसा होगा बच्चे? खोखला होगा, hollow from inside। फ्रूट अंदर से खोखला होगा। तो इस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्या बोला जाता है? इस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम पफिनेस का नाम दे देते हैं। इस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम पफिनेस का नाम दे देते हैं। अब क्या कारण है? किन कारणों की वजह से होता है भाई? किन कारणों की वजह से होता है? देखो, एक जाहिर सी बात है बच्चे, अगर अंदर फ्रूट नहीं बन पा रहा है, अब अंदर तो सीड भी बनता है, सीड भी कहां दिखाई दे रहा होगा तुमको? तो सीड कौन बनाता है? ओव्यूल बनाता है ना बच्चे। सीड कौन बनाता है? ओव्यूल बनाता है। तो सबसे पहला कारण इसका, सबसे पहला कारण इसका होगा पुअर पॉलिनेशन और पुअर फर्टिलाइजेशन की वजह से। पुअर पॉलिनेशन और पुअर फर्टिलाइजेशन की वजह से ये सिनेरियो हो सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कारण आ जाता है एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस। एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन। अब एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन में जरूरी नहीं है कि हाई टेम्परेचर की बात हो रही है। हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है या बहुत ही कम टेम्परेचर है, उस वजह से भी एक फ्रूट में पफिनेस देखी जा सकती है। उस वजह से भी बच्चे एक फ्रूट में पफिनेस देखी जा सकती है। तो ये हो गया हमारा पफिनेस। तो ये हो गया बच्चे हमारा पफिनेस, जहां पे मैंने आपको क्या बोला, जहां पे बच्चे मैंने आपको बोला कि फ्रूट की बाहर से तो वॉल अच्छे से बन पाएगी कि अंदर से फ्रूट डेवलप नहीं हो पाएगा, अंदर से फ्रूट फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उस फ्रूट में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। उस फ्रूट में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। दूसरा हमने कारण पढ़ा एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से। दूसरा कारण हमने पढ़ा एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन की वजह से। या तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हम दे रहे हैं या तो हम बहुत ही कम टेम्परेचर दे रहे हैं। अब इसकी हमने मैनेजमेंट में क्या करना? टेम्परेचर को बैलेंस रखो। बैलेंस्ड टेम्परेचर गिवन टू द प्लांट और गिवन टू द फ्रूट। ज्यादा टेम्परेचर भी मत दो, कम टेम्परेचर भी मत दो। इस सिनेरियो में बच्चे केमिकल डाला जाता है CPA, क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो है वो इस सिनेरियो में डाला जाता है ताकि अच्छे से पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन हो सके और हमारे पास इस तरीके की दिक्कत टमाटर के केस में ना आ सके। हमारे पास इस तरीके की दिक्कत टमाटर के सिनेरियो में ना आ पाए। इस सिनेरियो को कहा जाता है, इस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम पफिनेस का पफिनेस का नाम दे देते हैं। इस कंडीशन को हम पफिनेस का नाम दे देते हैं। तो हो गया पफिनेस। अब आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चे। बहुत ही कम रिस्पॉन्सेज आप लोगों के आ रहे हैं, शायद कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, बट चलो ठीक है, लेट इट बी। क्या बोल सकते हैं। चलो अब आगे आ जाता है बच्चे कैट फेस डिसऑर्डर। कैट फेस डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है? तुमने कभी कभी बेटा ऐसे देखा होगा, यार टमाटर है इस तरीके का है, टमाटर इस तरीके का है, ऐसे लगता है कुछ ऐसे करके तुमने टमाटर को कुछ कर दिया है। तो उसको, इस डिसऑर्डर को बोला जाता है कैट फेस डिसऑर्डर। इसको बोला जाता है कैट फेस डिसऑर्डर जब जो फ्रूट बनता है वो आपका मिसहैपेंड फ्रूट बनता है, मतलब प्रॉपरली फॉर्म्ड फ्रूट नहीं बनता है, मिसफॉर्म्ड फ्रूट बनता है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं कैट फेस। इसीलिए हम उसको बोलते हैं कैट फेस डिसऑर्डर ऑफ टमाटो। कैट फेस डिसऑर्डर ऑफ टमाटो, जहां पे जो फ्रूट है वो इररेगुलर शेप का बनता है। जहां पे फ्रूट इररेगुलर, fruit formed is of irregular shape। फ्रूट जो बनता है बच्चे वो इररेगुलर शेप का होता है, जिसके ऊपर क्या होते हैं? मार्क्स होते हैं, स्कार्स होते हैं।
ठीक है। तो ये आपका सिम्टम में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें ये जो टमाटर है वो देखने को मिलता है। ऐसी अजीब सी शेप हो गई है टमाटर की, और इसके ऊपर हमें इस तरीके से स्कार देखने को मिलते हैं, इस तरीके से पैचेस और स्कार देखने को मिलते हैं। तो इस सिनेरियो को, इस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्या बोला जाता है? इस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम कैट फेसिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। इस डिसऑर्डर को कैट फेस डिसऑर्डर कहा जाता है। अब ये चीज क्यों हो रही है बच्चे? ये चीज हो क्या क्यों रही है? इसके कारण क्या है? इसके कारण क्या हो सकते हैं? जल्दी से बताओ, इसके कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कारण तो इसका यही हो सकता है कि फूलों के फ्यूजन की वजह से, दो फूलों के फ्यूजन की वजह से, मान लो दो फूल हैं टमाटर के, वो दो फूल आपस में फ्यूज कर रहे हैं। अब फूलों से ही फ्रूट बनता है, फूलों से ही फ्रूट बनता है बच्चे। तो फूलों से जब फ्रूट बनेगा, मान लो ये दो फूल थे टमाटर के, ये दो आपस में जुड़ गए, अब इससे भी फ्रूट बनेगा, इससे भी फ्रूट बनेगा, तो वो इस तरीके से अजीब सा फ्रूट बना रहा है। तो हमने क्या बोला? सबसे पहला कारण कि फूलों के फ्यूजन की वजह से, फ्यूजन ऑफ फ्लावर की वजह से भी हो सकता है, या जिसको हम बोल सकते हैं पुअर पॉलिनेशन। पुअर पॉलिनेशन की वजह से ये सिनेरियो हो रहा है। दूसरी चीज क्या होगा? दूसरा कारण क्या होगा? जैसे मैंने तुम लोगों को बोला कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत सारे कारणों की वजह से होते हैं, तो दूसरा कारण यहाँ पे ये भी हो जाता है कि जब हम टमाटर को ज्यादा नाइट्रोजन दे देते हैं, एक्सेसिव नाइट्रोजन दे देते हैं, उस सिनेरियो में भी क्या हो सकता है? उस सिनेरियो में भी इस तरीके का फ्रूट बन सकता है, उस सिनेरियो में भी इस तरीके का फ्रूट बन सकता है। तो हमने क्या करना है? रेमेडी में क्या होगा? प्रॉपर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करो ना यार, बैलेंस्ड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन दो, तभी हमारा सही रहेगा सिनेरियो। बैलेंस्ड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करो, ठीक है? ओके, चलो ओके, चलो। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि लो टेम्परेचर की वजह से भी ये पाया जाता है, लो टेम्परेचर की वजह से भी ये डिसऑर्डर टोमेटो के केस में दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम एक और मैनेजमेंट में, रेमेडी में एक और चीज लिख सकते हैं कि हमें टेम्परेचर भी रेगुलेट करना पड़ेगा अच्छे से, टेम्परेचर भी हमें मैनेज करना पड़ेगा अच्छे से। तो कैट फेस डिसऑर्डर में हमने बोला, सबसे पहले सिम्टम की बात करी, जो फ्रूट हमारा बनता है वो मिस हैपेंड फ्रूट बनता है, वो अच्छे से नहीं बनता है। जो फ्रूट है वो हमारा अच्छे से नहीं डेवलप हो पाता, और उसके अंदर स्कार्स होते हैं, उसके अंदर इस तरीके से धब्बे धब्बे से रह जाते हैं। और हमने कारण क्या बोले? मैंने बोला यार कभी कभी ऐसे हो जाता है, दो फूल आपस में फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूजन की वजह से वो इस तरीके का फ्रूट बना रहा है। और कभी कभी मैंने बोला लो टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, या आपका एक्सेसिव नाइट्रोजन की वजह से होता है। तो मैनेजमेंट में हम यही पढ़ेंगे। मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? अगर एक्सेसिव नाइट्रोजन की वजह से हो रहा है तो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन प्रॉपरली दो, अगर लो टेम्परेचर की वजह से हो रहा है तो टेम्परेचर प्रॉपर दो। तो कैसे होंगे फिर डिसऑर्डर? तो नहीं हो पाएंगे डिसऑर्डर, ठीक है? ओके, 3-4 डिसऑर्डर के बारे में बच्चे हमने अभी तक पढ़ा, जिसमें हमने फ्रूट क्रैकिंग के बारे में पढ़ा, हमने कैट फेस के बारे में पढ़ा, हमने ब्लॉसम एंड रॉट के बारे में पढ़ा, एक हमने और भी पढ़ा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर सनस्कैल्ड। सनस्कैल्ड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाता है। सनस्कैल्ड का क्या मतलब होता है? नाम से पता चल रहा है कि एक्सेसिव धूप की वजह से, कभी कभी होता ना यार, कोई प्लांट ऐसा है, यहाँ पे फ्रूट है, अगर इस फ्रूट को यहाँ पे धूप बज रही है तो वहां से उसका कलर उड़ जाता है, उसका कलर वहां से उड़ जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। तो वही सिनेरियो टोमेटो के केस में देखा जाता है, जब एक्सेसिव हीट की वजह से या डायरेक्ट सनलाइट की वजह से, मान लो ये आपका टमाटर था, है ना, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट इस पे पड़ रही है, तो जिस एरिया पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है वो इस तरीके से ग्रे हो रहा है, इस तरीके से ग्रे हो जा रहा है, तो इसको कहा जाएगा सनस्कैल्ड या धूप में जलना। सनस्कैल्ड या धूप में जलना। जो एक्सपोज्ड पोर्शन हमारा है, जो पोर्शन, जो पार्ट ऑफ फ्रूट, द पार्ट ऑफ फ्रूट exposed to direct sunlight become gray and tissues burned from there.
मतलब जिस जगह पे लाइट पड़ रही है, जिस जगह पे डायरेक्ट धूप पड़ रही है, उस जगह के टिश्यूज जो हैं वो जलने लग जाते हैं, उस जगह के टिश्यूज जलने लग जाते हैं और वो एरिया इस तरीके से ग्रे हो जाता है, संकन हो जाता है, धस गया अंदर को। ठीक है, तुम खुद भी देखो यार, कभी कभी ऐसे होता है कि गर्मियों में जब इतनी ज्यादा तीखी धूप होती है तो जो पोर्शन तुम्हारा एक्सपोज हो रहा था उस पर ऐसे लगता है कि यार जल गया वो पोर्शन। ठीक है, काला तो हो ही जाता है, जल गया ऐसा लगता है। ठीक है, तो टमाटर के केस में भी क्या होगा, ये पोर्शन ऐसा लगेगा कि बर्निंग हो रही है यहाँ पे और इस तरीके से क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। तो इस कंडीशन को सनस्कैल्ड कहा जाता है। इस कंडीशन को सनस्कैल्ड कहा जाता है। किस वजह से हो रहा है, हाई टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, डायरेक्ट धूप की वजह से हो रहा है। ठीक है, ओके चलो, किस वजह से हो रहा है, हाई टेम्परेचर या हम बोल सकते हैं डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट। डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट की वजह से सनस्कैल्ड टमाटर के केस में देखा जाता है। रेमेडी क्या होगी, ऐसी वैरायटी को ग्रो करो जिसकी फोलिएज डेंस हो, जिसमें पत्तियां बहुत ज्यादा आती हो, जो बुशी हो। मैंने तुम लोगों को डिटर्मिनेट में बताया था कि ये बुशी आकार का होता है, ये बुश फॉर्म करता है, ये डेंस होता है। तो यहाँ पे हम उन्हीं वैरायटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डेंस ब्रांचेस होंगी, अगर घनी ब्रांचेस होंगी तो वो फ्रूट को कवर करके रखेंगी, इतना ज्यादा इंपैक्ट फ्रूट पे धूप का नहीं पड़ेगा। तो ऐसी वैरायटी उगानी है जो कैसी होगी, ऐसी वैरायटी उगानी है जिनकी फोलिएज का मतलब होता है पत्तियां, जिनकी फोलिएज घनी हो, जिनकी फोलिएज डेंस हो, तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट जो है बच्चे, थोड़ा बहुत इंपैक्ट जो है वो धूप का कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत इंपैक्ट धूप का कम हो जाएगा। तो ये हो जाते हैं आपके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर टमाटर के, ये हो जाते हैं बच्चे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर टमाटर के, जिनमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। देखो, जिनमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, जिनमें हमने 3 सिनेरियो पढ़े कि कोई भी फिजियोलॉजिकल कारण है, टमाटर का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो किस वजह से हो रहा है, उसके सिम्टम क्या है, उसमें क्या क्या कारण, उसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स का मतलब है विजिबिलिटी, क्या दिक्कतें आ रही है उसमें, उसके अपीयरेंस में क्या दिक्कतें आ रही हैं। और उसके बाद हमने उसका मैनेजमेंट भी पढ़ा और रेमेडी, मैनेजमेंट या रेमेडी के बारे में भी जाना कि अगर किसी फ्रूट में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको मैनेज कैसे करना है या उसको ठीक कैसे करना है। इन तीनों चीजों के बारे में हमने फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ टमाटर में पढ़ा। हमने ब्लॉसम एंड रॉट के बारे में पढ़ा, हमने फ्रूट क्रैकिंग के बारे में पढ़ा, कैट फेस के बारे में पढ़ा, पफिनेस के बारे में पढ़ा, सनस्कैल्ड के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये 4-5 डिसऑर्डर मैंने आपको टमाटर के करवाए हैं और ये 4-5 डिसऑर्डर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टमाटर में। तो आपको हर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का सिम्टम पता होना चाहिए, हर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का कारण पता होना चाहिए और हर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का रेमेडी भी पता होनी चाहिए। ऑल गुड। ठीक है, आज की क्लास में हमने कुछ नहीं, वैरायटीज के बारे में पढ़ा, फिर मैंने यील्ड बताया तुमको कि टमाटर की कितनी यील्ड होती है, फिर हमने हार्वेस्टिंग पढ़ी कि जब टमाटर को तोड़ा जाता है किस स्टेज में टमाटर को तोड़ा जाता है, कितनी स्टेजेस होती हैं हार्वेस्टिंग की। उसके बाद मैंने आपको टमाटर के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बताया, उसके बाद हमने टमाटर के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बातें करी बच्चे। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा बच्चे। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जो कि है एग्रीकल्चर बाय दामिनी, इस स्कैनर को स्कैन करके आप मेरे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं आपको डेली पीडीएफ्स, इस जो भी हमारी ये सीरीज चली है, जो भी हमारा ये सब्जेक्ट चला, उसकी आपको वहां पे मिल जाएगी। और अगर अभी तक तुम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो जल्दी से, अभी करो। अगर अभी देख रहे हो तो अभी करो, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाए जिस भी टाइम पे हमारी क्लासेस हो रही हैं। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, ओके फिर ठीक है यार। मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चों के ये बड़े डाउट आ रहे हैं, आप बाल खोल के क्यों करती हो? यार बाल खोल के मुझे बाल बांधने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात। और आदत ही नहीं है, मुझे दर्द होने लग जाती है यहाँ पे पीछे, ठीक है, इसीलिए आदत ही नहीं है। और अभी तो ऐसे झड़ रहे हैं, अभी मैं पीछे बीमार थी तो उसके बाद मेरे बाल ऑटोमेटिकली नहीं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, पीक पे झड़ रहे हैं। तो बांध के मुझे और कसाव मतलब टाइट महसूस होता है, ऐसा लगता है और बाल झड़ जाएंगे। ठीक है चलो ये कारण बच्चों के डाउट बाकी नहीं आ रहे। तुम बाल खोल के क्यों करती हो? तुम बाल, एक लड़की पूछती है, आज लास्ट वीडियो में मैंने एक लड़के का वो देखा कि बाल खोल के मैम बाल बांधा करो यार, मेरी भी दुविधा समझो बेटा। ठीक है चलो यार थोड़ा बहुत शेयर शोर करो यार इन वीडियोस को अपने यार दोस्तों में यार। मतलब अभी तुम्हारा पेपर फाइनल तो होने नहीं वाले, तब तक मैं तुम्हारा सिलेबस करवा दूंगी और अच्छे से करवा रही हूँ, मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छे से करवा रही हूँ। अच्छे से पढ़ो,
ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।